वेलकम्स टू ऑल नर्सिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। क्या आप सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियरली ऑडिबल है? वॉइस एंड ऑडियो और वीडियो सभी चीज़ें क्लियर हैं? अगर है तो प्लीज़ मुझे इंडिकेट कर दीजिए। उसके बाद हम हमारे आगे जो सेशन है उसे चालू करेंगे। चलिए, तो वॉइस वगैरह सभी क्लियर है। तो आज हम लोगों का जो सेशन है, आप लोगों ने जैसे थंबनेल ही देखा होगा और जैसा हमारा बैकग्राउंड भी आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से लेके गवर्नमेंट सिलेक्शन की कहानी आपने सक्सेस कहानियां तो बहुत सारी देखी होंगी, बहुत सारी सुनी होंगी, बट एक टाइम के बाद में, थोड़े से फेल्योर के बाद में या थोड़े से गैप के बाद में बहुत कुछ अचीव करने की कहानी आज आप लोग सुनेंगे। तो मैं वेलकम करूंगा आज दीक्षा मिनोचा जी का, जिन्होंने बैक टू बैक बहुत सारे सिलेक्शन दिए। हमारी स्टूडेंट है तो हमें बिल्कुल पता है उनकी कहानी, उनसे जुड़े क्या क्या उन्होंने फेल्योर देखे, क्या क्या चीज़ें उन्होंने फेस की हैं। तो आज आप लोग उन्हीं की जुबानी वो सब चीज़ें सुनेंगे। तो मैं वेलकम करता हूं उनका। अभी थोड़ी ही देर में वो आप लोगों के सभी के सामने होंगे। देन पहले मैं कुछ उनसे क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों के बिहाफ पे। देन आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो लोग आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, है ना? हमें तालियों की आवाज, बिल्कुल हमारे लिए तालियां भी बजा दी गई। आप लोग अपनी तरफ से बिल्कुल इनको चीयर कर सकते हैं। तो हम इनका स्वागत करेंगे हमारे नर्सिंग एक्सपर्ट के मोमेंटो के साथ में। लीजिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ओके, तो प्लीज हैव ए सीट। इसके बाद हम एक एक करके कुछ कुछ बातें हम पूछेंगे। चलिए, सबसे पहले तो मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन का दे ही दिया है कि आपने सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद में, एक गैप के बाद में, पढ़ाई से ब्रेक लगने के बाद में फिर बहुत सारे सिलेक्शन लेने की कहानियां आप लोगों को बहुत कम सुनने को मिलेंगी। उनमें से एक कहानी है आप लोगों के सामने दीक्षा मिनोचा जी की। तो इनका इंटरव्यू लेकर के मुझे भी बहुत खुशी मिल रही है और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज, है ना? क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो एक इंसान गलतियां कर लेता है अपने थ्रू आउट द प्रिपरेशन, एंड उसके बाद में किस तरह से आप उसको वापस से बाउंस बैक लेकर के, किस तरह से पॉजिटिव वे में ले जाकर के उससे आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीक्षा मिनोचा जी से कि वो अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देंगे, एंड उसके बाद में आप वो अपने सिलेक्शन भी बताएंगे। मैंने तो जस्ट ये यहाँ पे देखा है और मुझे पता है कि हाँ भी इन्होंने बहुत सारे सिलेक्शन लिए हैं। ये अपने इंट्रोडक्शन के साथ में आपको अपने सिलेक्शन भी बताएंगे कि हाँ इन्होंने कहाँ कहाँ पर सफलता हासिल की है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि सर ने बोला, मेरा नाम दीक्षा मिनोचा है। मैं दिल्ली से ही रहने वाली हूँ और मैंने अपनी नर्सिंग होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और मैंने 2020 में पास आउट किया था। तो जैसे कि सर ने बोल ही दिया है कि सिलेक्शंस लिए हैं, तो मैंने अभी रिसेंट में नॉर्सेट 23 में ऑल इंडिया रैंक 14 स्कोर की है। और उससे पहले मैंने पीजीआई संगरूर, यूपीपीएससी, एम्स एमएससी और आरएके 2 बार क्लियर किया है, आरएके एमएससी। उसके बाद यूपी एनएचएम क्लियर किया और नॉर्सेट 22 में भी मेरी 2301 रैंक थी, जिसमें मुझे जम्मू एम्स अलॉट हुआ था। तो ऐसे ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को बहुत सारे सिलेक्शन की लिस्ट बता दी गई है, जहां तक मुझे आइडिया है इनके सिलेक्शन में आरएके एमएससी क्लियर हुआ, एम्स एमएससी क्लियर हुआ, यूपीपीएससी क्लियर हुआ है। देन उसके बाद में पीजीआई संगरूर अभी इनका रिसेंट सिलेक्शन हुआ, और लास्ट जो आपका नॉर्सेट हुआ था 2022 उसमें भी इनको सिलेक्शन मिला था, जिसमें इनको जम्मू एम्स अलॉट हुआ और उसमें ये अभी वर्किंग भी है। और साथ में बस रैंक पीछे होने की वजह से इनको इनका मनचाहा नहीं मिला, लेकिन इस बार इन्होंने वो जो कसर थी पिछले बार की पूरी करते हुए ऑल इंडिया रैंक 14, जो कि एक लिटरली बहुत ही बड़ा और शानदार अचीवमेंट है इनके लिए। तो अब इनके पास वो है ना, मजबूरी नहीं है कि मुझे जम्मू जाना है या मुझे कहीं दूर एम्स में जाना है। अब इनके पास फुल ऑफ चॉइस है, ये जहां जाना चाहेंगे वहां पर ये जा सकते हैं। तो आगे हम इनसे कुछ और पूछना चाहेंगे। तो मेरा इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये हम लोगों को अपने अर्लियर एजुकेशन के बारे में, स्कूलिंग इन्होंने कहाँ से की, स्कूल के बाद इन्होंने बीएससी इन्होंने बताया, वापस से बता देंगे ये हमें, स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेजिंग कहाँ से की, कॉलेज के बाद में कितना टाइम ब्रेक लेकर के फिर ये इस कंपटीशन के फील्ड में उतरे।
मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से ही की है, गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल से। उसके बाद मैंने 12th करते ही नर्सिंग के लिए चूज़ किया क्योंकि मुझे यही करना था। तो मैंने होली फैमिली दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। उसके बाद जैसे ही मतलब कॉलेज हुआ, जैसे मैंने आजकल देखा है लोग प्रिपरेशन करते हैं अपने कॉलेज टाइम में 3rd या 4th ईयर से, तो मतलब तब मुझे पता ही नहीं था कि नॉर्सेट का कुछ एग्ज़ाम होता है, क्योंकि मैं 2020 पास आउट थी। तो उस टाइम फर्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था एम्स का। उससे पहले भी मेरे को ये भी नहीं पता था कि एम्स इंडिविजुअल एग्ज़ाम भी कंडक्ट करता है, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम दूंगी। तो मैंने मतलब पास आउट होते सबको होता है, अब चलो पढ़ाई हो गई, अब कमाना है, तो मैंने जॉब स्टार्ट कर ली थी। मतलब जॉब ढूंढने में ज़्यादा फोकस रखा, नॉर्सेट को फोकस नहीं दिया, और मैंने नहीं, मेरे को करना ही नहीं था जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई। तो मैंने प्राइवेट जॉब ढूंढ ली, कर ली, उसको 1.5 साल मतलब कंटिन्यू करा। तो उसके साथ साथ फिर मैंने देखा मतलब मेरे बैचमेट्स का सिलेक्शन हो रहा था, फिर मुझे लगा मतलब मेरा उस फील्ड में ग्रोथ नहीं हो रहा है प्राइवेट में, और तो मुझे लगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए, मतलब जब उनका हो सकता है। क्योंकि इस बीच में ऐसा हुआ था कि जैसे मैंने 20 में जॉब ज्वाइन की थी, 20 जॉब कर ही रही थी, तो उस टाइम में ऐसा हुआ था कि जो मेरे स्कूल फ्रेंड कॉलेज फ्रेंड्स थे उनको पता था कि ऐसा एग्ज़ाम होता है और कैसे प्रिपेयर करना है, पर उन्होंने नहीं मतलब डिस्कस किया। आई डोंट नो क्या रीज़न रहा होगा। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी पिंच करी, तो मेरे को लगा कि अगर इनका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद मैंने सोचना स्टार्ट किया। तो उसके बाद जैसा कि इन्होंने बताया आप लोगों को कि मैंने आपको बोला था ना, बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है ना। अच्छा, एक काम कीजिए, आप ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं आपको बाद में टाइम मिलेगा ना, आप जस्ट अभी ध्यान से सुनिए हम लोगों को, है ना। तो देखिए, जैसा इन्होंने बताया कि लाइक ये 2020 में पास आउट हुए। पास आउट होने के बाद में इन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में इनको इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पे, तो इनको लगा कि लाइक प्राइवेट जॉब करना बहुत बेटर होगा, और इन्होंने प्राइवेट जॉब ही ज्वाइन किया। एंड प्राइवेट के बाद में फिर प्राइवेट से स्विच होकर के इन्होंने क्या किया, डिसीजन लिया। तो अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि लाइक आप एक फील्ड की तरफ जा चुके हैं, देन उस फील्ड से स्विच करके एक डिसीजन लेना। क्योंकि एक हमारा ओपिनियन होता है कि लाइक हमने पहले प्राइवेट जॉब कर लिया कि लोग क्या बोलेंगे ना, कि पहले तो बड़ा प्राइवेट जॉब करने गए थे, अब कैसे गवर्नमेंट में आ रहे हैं, है ना। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए थी इस चीज के लिए। तो इन्होंने ये हिम्मत जुटाई और आज उस चीज को साबित भी कर दिया कि इन्होंने जो हिम्मत जुटाई थी वो इन्होंने एकदम सही डिसीजन लिया था। तो अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने ब्रेक के बाद में 1 ईयर एंड हाफ ईयर के ब्रेक के बाद में आपने सोचा कि तैयारी करूं, एंड उसके बाद आपने डिसीजन लिया कि आपने एक्सपर्ट ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। तो आपका ये डिसीजन कैसे बना कि आप एक्सपर्ट्स में आए? देन मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने एक्सपर्ट ज्वाइन किया था तब क्या आप हॉस्पिटल में वर्किंग थे? तो वो डिसीजन आपका वहां पे कैसे बना? दैट मीन्स सिंपली मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका मोटिवेशन कैसे मिला और आप एक्सपर्ट की तरफ कैसे आपका झुकाव हुआ, इसके बारे में आप थोड़ा मुझे बताएं। मैंने जैसे बताया मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी सिलेक्ट हो रहे थे, तो मैंने देखा था उन्होंने यहीं से कोचिंग ली थी, तो मुझे भी लगा कि यहीं से लेना चाहिए। और उसके बाद जब मैं अपने जॉब के लिए जाती थी, मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में जॉब करती थी, तो ये कोचिंग उसके बीच में आता था, तो मैं रोज़ देखती थी यहाँ पे कि ये कोचिंग ऐसे बना हुआ है, डिसाइड सोचती थी जाऊँगी एक दिन। तो फिर मतलब फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं, पूछ के तो आए एटलीस्ट। तो मैं आई यहाँ पे, मैंने महावीर सर से बात की कि उनको डिस्कस भी किया था उनसे कि सर मैं ऐसे ऐसे जॉब करती हूँ, तो मतलब मेरा हो जाएगा? तो सर ने बोला सबका होता है तो आपका भी हो जाएगा। तो फिर मैंने मतलब सर ने मुझे अच्छे से काउंसिल किया, अच्छे से बताया, तो उसके बाद मैंने ये ज्वाइन किया। मैंने ऑनलाइन बैच लिया था, तो उसके बाद ऑनलाइन बैच लिया, उसके बाद ऑनलाइन बैच लिया, उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की ऑनलाइन ही। तो मैं जॉब कर रही थी उसके साथ साथ, मैंने सोचा मैं जॉब क्यों छोड़ूं, मैं प्राइवेट के साथ ट्राई करके देखती हूँ एक बारी। तो मैंने प्राइवेट के साथ साथ ही जॉब करते करते क्लासेस लेती थी, बट मेरे से हो ही नहीं पाता था, मतलब मैं क्लास ऑनलाइन ले ही नहीं पाती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी ड्यूटी होती थी, या फिर ड्यूटी नहीं भी होती थी तो मैं इतना थक जाती थी कि मैं प्रिपरेशन नहीं कर पा रही थी और मैं अपना एफर्ट नहीं डाल पा रही थी। तो जैसे मैंने कोचिंग ज्वाइन किया तो मैंने ग्रुप्स भी ज्वाइन करे, जहाँ पे कोचिंग के ग्रुप्स थे यहाँ एक्सपर्ट्स के, तो मैं वहाँ देखती थी स्टूडेंट्स इतना पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे लगता था मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ उनमें से, तो मुझे अपना कैसे होगा। फिर मैंने दोबारा सर से डिस्कस किया, तो फिर मतलब सर ने देखा, मतलब सर ने बोला कि मतलब कोई भी आपको ऐसे नहीं बोलेगा जॉब छोड़ो, उन्होंने भी नहीं बोला था, बट ये मेरा खुद का ही डिसीजन था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक ट्राई करके देखते हैं, प्राइवेट जॉब तो फिर भी मिल जाएगी, बट गवर्नमेंट तो शायद ना मिले,
तो उसलिए मैंने तब जॉब छोड़ के फिर दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और जो मुझे ऑनलाइन क्लासेस मेरी छूट गई थी वो मुझे यहाँ रिकॉर्डेड में भी मिलती थी, तो मैं उस क्लास को देख के दोबारा से प्रिपरेशन करती थी। ये देखिए बिल्कुल इन्होंने जिस तरह से आपको बताया कि ये अपने आप में एक, मैंने आपको बोला, बड़ा डिसीजन था, और इस डिसीजन को लेने में और उसके आगे जो उसको फॉरवर्ड तरीके से ले जाने में, उसमें नर्सिंग एक्सपर्ट का जहां तक इन्होंने बातें, वो काफी रोल रहा है ना। कि जैसे इन्होंने जॉब पे थे तो ये ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते थे, तो इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज करने का ट्राई किया, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इनको हेल्प ये मिला कि हमारे क्लासेस जो होती है वो लाइव भी चलती है। नहीं, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि लाइक वो लाइव क्लासेस लेना चाहता है तो वो लाइव भी वहां पे ले सकता है अगर वो फ्री है तो, और अदरवाइज उसको लगता है कि नहीं मैं अभी फ्री नहीं हूं, तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले पाता है, क्योंकि हमारी जो क्लासेस है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके पास अवेलेबल हो जाती है। तो उससे क्या होता है, इनकी मॉर्निंग ड्यूटी हो चाहे इवनिंग ड्यूटी हो, अगर इनका टाइम सुटेबल हो रहा है तो ये लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं, और अगर टाइम सुटेबल नहीं हो रहा तो उस टाइम पे इन्होंने अपने सिलेबस जो कवर किया वो रिकॉर्डेड क्लासेस भी लेकर के किया। तो ये इनका यहाँ पे काफी रोल रहा इनकी पढ़ाई के अंदर कि इनके पास रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल थी। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि ये हॉस्पिटल छोड़ने का डिसीजन आपका खुद का था, तो हॉस्पिटल छोड़ने के बाद आपको क्या ऐसा कभी लगा कि यार गलत डिसीजन हो गया, या आपकी जो पढ़ाई चल रही थी कि आपको ऐसा लगा कि जो मेरी पढ़ाई पहले चल रही थी और जो छोड़ने करके बाद चल रही उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आया, उसको लेकर के आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? और एक यहाँ पे मैं पॉइंट करवाना चाहूंगा आपसे कि आपकी जो स्ट्रेटेजी थी एट द टाइम ऑफ जॉब एंड आफ्टर द जॉब, क्या थॉट्स के साथ में, क्या शेड्यूल के साथ में आपने वो कंटिन्यू किया? बहुत बार लगा था मुझे, मैंने जॉब छोड़ के गलती की बहुत बार। फिर मैं सोचती थी मैं किसको बताऊं, क्या करूं। तो मतलब यही होता है कि आपकी लाइफ में आपके टीचर्स होते हैं और आपके फ्रेंड्स होते हैं। तो मैं कोई भी टीचर को ऐसे भी फ़ोन कर दिया करती थी कि सर मतलब मुझे लग रहा है मैंने ना गलती कर ली है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं क्या करूँ अब। तो मतलब वो हमेशा ही गाइड करते थे, नहीं होगा होगा। और जब मैंने जॉब छोड़ी थी ना, मैंने अप्रैल 22 में जॉब छोड़ी थी, उसके बाद रिसेंटली कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, तो मैंने तैयारी करना स्टार्ट तो किया। फिर बीच में कोई एग्जाम नहीं हुआ, मुझे जब तक एग्जाम नहीं हुआ मुझे लगता था मेरा तो होना ही नहीं है, चलो अब छोड़ दिया तो अब करना ही है, अब क्या कर सकते हैं, ऑप्शन तो है नहीं। तो फिर मैंने पहला एग्जाम हुआ था, आई थिंक एमएससी एम्स का एग्जाम हुआ था 22 में, वो दिया ना, तो उसमें मेरा रैंक आया, मेरा कुछ रैंक था 408। तो तब मुझे फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे लगा कि हाँ यार, मतलब अगर इसमें रैंक आ सकता है ना तो फिर नॉर्सेट में भी आ सकता है, क्योंकि जस्ट इतना रैंक मेरा पहले कभी आया ही नहीं था। मतलब यहाँ तक 100s की 3 डिजिट में रैंक लाना, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो उसके बाद मैंने फिर और भी एग्जाम्स दिए तो वो भी क्लियर हो रहे थे, तो मुझे फिर लगने लगा कि हो जाएगा। फिर मैंने और अच्छे से प्रिपेयर किया, फिर ऐसा था। तो इन्होंने जो बात बताई है उसको मैं आपको थोड़ा सा एलाबोरेट करना चाहूंगा कि लाइक पहले तो ऐसा सबको लगता है, क्योंकि ठीक है हम जो डिसीजन ले लेते हैं ना, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेंबर वाले ज़्यादा यहाँ पे रोल प्ले करते हैं ना, तो वो लोग कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगेगा, कहीं ना कहीं फील होगा कि यार अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, क्यों हमने ये छोड़ दिया। तो अब इसको छोड़ देने के बाद फिर अपने आप को उसको वापस से मैनेज करना, वापस से सब कुछ हैंडल करना अच्छा चीज़ था जो इन्होंने अच्छे से उसको रेगुलेट किया। उसके अलावा जो एक चीज इन्होंने ऐड की कि जो मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था भी मोटिवेशन कहाँ से मिला, तो तैयारी करने से पहले या जॉब के ड्यूरिंग पे इनके कभी ऐसे कोई रैंक वगैरह आई नहीं, तो इन्होंने कभी ऐसा अपने आप को फील नहीं किया कि हाँ मैं ये चीज कर सकती हूँ। तो लेकिन जैसे ही इनका एमएससी एग्जाम में 408, जैसे इन्होंने बताया भी ट्रिपल डिजिट के अंदर इनकी रैंक आई, तो वो एक इनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था, जहां से इन्होंने सोचा कि हाँ मेरा हो सकता है, और वापस इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को क्या कर लिया, कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करते और देन उसके बाद आई थिंक कंटिन्यूस सिलेक्शन पे सिलेक्शन होते गए। ठीक है, तो और जब किसी इंसान का कंटिन्यूस ऐसे सिलेक्शन होने लगता है तो अपने आप ही मोटिवेशन आने लगता है, हमको खुद को भी ऐसा लगने लगता है कि लाइक हम कर सकते हैं कुछ भी, और दूसरों को भी लगने लगता है कि हाँ भाई जब इतना सब कुछ हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट आने लगता है, वो हमारे लाइफ स्टाइल में भी आने लगता है, हमारे प्रिपरेशन के अंदर भी वो आने लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि जैसे आपने एक 2 ईयर ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन का गैप आया आपके प्रिपरेशन में और आपके सिलेक्शन के अंदर, जो पहला सिलेक्शन था XYZ, आपने चाहे एमएससी एग्जाम क्रैक किया हो, तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट जो पास आउट जस्ट हुआ है तो उसको एज ए फ्रेशर कितना टाइम लगना चाहिए कि हाँ भाई इतना टाइम लगेगा तो लाइक इतने में प्रिपरेशन हो सकती है, एक्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन हो चाहे ना हो, लाइक ऐसा लगता है कि हाँ इतने टाइम में आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए।
मुझे लगता है जिसके पढ़ाई में गैप आया ना एज कम्पेयर टू फ्रेशर, वो मतलब अगर पूरी डेडिकेशन के साथ जॉब नहीं कर रहा है, सिर्फ पढ़ाई में पूरा फोकस है उसका, पूरा फुल मोटिवेटेड है, तो वो विद इन 5 मंथ्स कर सकता है। क्योंकि मैंने भी अप्रैल में जॉब छोड़ी थी और सितंबर में एग्जाम था, और उससे पहले तो एमएससी के ही बहुत सारे एग्जाम हो गए थे जब मेरा सिलेबस भी कवर नहीं हुआ था, तब उसमें हो गया था। तो फिर मुझे और आगे तो हो ही सकता है। 5 मंथ्स मुझे लगता है इनफ है एक अच्छे प्रिपरेशन करने के लिए। बिल्कुल। तो इन्होंने जो आपको क्राइटेरिया बोला कि लाइक 5 मंथ, और ये एग्जैक्ट बिल्कुल सही भी है। आप मीन्स लाइक आप एकदम फ्रेशर है, आपने कंपटीशन में आई थिंक कुछ ना भी किया हो, तो 5 to 6 मंथ इज लाइक वेरी सफिशिएंट टाइम पीरियड, जो कि हमारे कोचिंग का भी टाइम पीरियड होता है इतना ना। लाइक इतने टाइम में आप लोग बहुत इजीली अपने कोई भी एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्रैक करने के लिए कैपेबल बन सकते हैं। तो अगर आपको कभी लगता है ऐसा कि लाइक टाइम कम है या हमको ज्यादा टाइम हो गया है, तो उस चीज में इतना परेशान नहीं होना है। टाइम कम हो ज्यादा हो, लाइक कई बार हम सोचते हैं कोई, जैसे मान लो अभी बहुत पास आउट बच्चे होंगे, ठीक है, वो 2 महीने में कोई एग्जाम फेस करेंगे और उनका नहीं होगा सिलेक्शन, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है, लाइक हमारा हुआ नहीं। तो इस चीज को हमेशा सोचना है कि लाइक एक सफिशिएंट टाइम में हो जाएगा, आज नहीं तो कल आपका जरूर हो जाएगा। बहुत टाइम भी लगता था, इनको 2 साल लग गए, लेकिन 2 साल के बाद जब इन्होंने सिलेक्शन लिए तो लाइक एकदम ऐसा लग बोलता है सीरीज सी बना दी कि सिलेक्शन पे सिलेक्शन हो गया है ना। तो ये पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, डीमोटिवेट नहीं होना है कभी भी। लाइक ऐसा नहीं है 2 महीने में तैयारी की और हो जाएगा। लाइक वेट करिए, आराम से पेशेंस के साथ कॉन्टिन्यूटी को बना के रखिए और आगे चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलूंगा आपसे। तो जैसे आपने कहीं प्रिपरेशन किया, जैसे मैक्सिमम लोगों का ये रहता है इश्यू, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते थ्रू आउट द प्रिपरेशन, कभी आपने डीमोटिवेटेड फील किया होगा, हर कोई इंसान करता है। तो वो डीमोटिवेशन से निकलने के लिए क्या चीजें ऐसे करते थे, या क्या चीजें थी जो आपको मोटिवेट करके रखती थी कि लाइक जब डीमोटिवेट हो रहे तो वापस से आप लग जाते थे पढ़ाई के अंदर? सबसे पहले तो मैंने बताया ना कि मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे बताया ही नहीं था कि गवर्नमेंट एग्जाम होता है, तो मुझे उनका वो जो ना बताना, एक तरह से कह लो डिच करना, वो मुझे बहुत फील होता था। तो मुझे लगता था यार मुझे किसी और के लिए नहीं करना ना, तो मुझे इनको तो करके दिखाना है। और सेकेंडली मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मुझे लगता था ये एज ऐसी होती है ना जब हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, और मैं उनको उतना दे नहीं पा रही थी। उनके मतलब मैं एफर्ट्स देखती थी, मैं तो उनका कुछ भी नहीं करती थी, तो मैं उनके लिए करती थी। फिर देखती थी मेरी मतलब जो मैंने जॉब छोड़ा, उन्होंने मेरे को कितना सपोर्ट किया। इवन जब मैं पढ़ती थी ना, तो मुझे मतलब एक प्लेट अपने खाने की भी होती है ना, वो भी मुझे नहीं उठानी पड़ती थी, वो ला के देते थे और ले जाते थे। तो मुझे लगता था अगर वो इतना सेक्रीफाइस मेरे लिए कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और डीमोटिवेट तो होते हैं, तो फिर आपके ऐसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना, तो आप जिनसे आप सब कुछ डिस्कस कर सकते हो, जो आपको मोटिवेट करते हैं। मतलब मेरे को एक फ्रेंड ने डिच किया, तो ऐसा नहीं है कि सारे खराब है, मुझे उसके बाद ऐसे भी लोग मिले जो मुझे आगे लेके गए शायद। तो उनसे बात करती थी, वो मोटिवेट करते थे, वो खुद भी मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, उनसे पढ़ती थी। और ऊपर से आपकी फैकल्टी, आपको लगता है कि सर के पास टाइम नहीं होगा, हम किसी को कॉल नहीं कर सकते, बट ऐसा कभी नहीं हुआ यहाँ पे, मुझे कभी फील नहीं हुआ। मैं कोई भी सर को कॉल करती थी तो सब मुझे गाइड करते थे और बहुत अच्छा मतलब मोटिवेट करते थे, तो फिर मैं दोबारा से स्टार्ट हो जाती थी पढ़ना। बिल्कुल। देखो जैसे इन्होंने बताया अपने कंटिन्यूअस सोर्स जो मोटिवेशन के लिए थे, है ना। एक तो जैसे इन्होंने बताया कि सबसे पहला जो कि हमारे बहुत सारे लोगों का होता है, लाइक कोई फ्रेंड डिच कर देता है, या हमारे मन में जब वो होता है ना बदले की भावना आ जाती है, लाइक इसने ऐसा किया मेरे साथ, अब मैं बताती हूँ तुमको, है ना। तो वो तो एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है, उससे बेहतर तो कोई मोटिवेशन होता नहीं है। दूसरा ये कि जब आप डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो कोचिंग के टीचर्स है ना, लाइक आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से काउंसिल करते हैं, ठीक है। और जहां तक मुझे पता है हमारे कोचिंग में नर्सिंग एक्सपर्ट्स में ये चीज बहुत अच्छे से फॉलो होती है। यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट, कैसा भी स्टूडेंट हो, वो अगर कोई भी अपना इशू शेयर करता है तो उसको सॉल्यूशंस जरूर मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक सोर्स था इनका कि हाँ भी टीचर हमेशा मोटिवेटेड रखते थे। उसके अलावा पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के जो एफर्ट होते हैं ना, लाइक आप सोचिए आप इस एज में जब आप 24-25 साल के हो गए, वो एज जब आप लोगों को अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, उस टाइम पे वो लोग आपके लिए कुछ कर रहे हैं ना, लाइक आपके लिए XYZ कुछ भी कर रहे हैं। लाइक आप अगर कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, आपके हॉस्टल की फीस दे रहे हैं, ठीक है, आपके खाने पीने का खर्चा उठा रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस उठा रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, तो हमारे मन में ये आना चाहिए कि लाइक हमें भी उनके लिए कुछ करना है। क्योंकि जब आप इस एज में जाकर के अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे ना, वो एक्सट्रीम खुशी होगी। तो अब ये इस बात से मुझे याद आ गया, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा लाइक आपकी मम्मी का, आपके पापा का क्या रिएक्शन था, लाइक ये जब आपकी ये 14वीं रैंक उन्होंने सुना,
या और इससे पहले के रिएक्शंस क्या थे उनके, तो आप वो शेयर कीजिए तो थोड़ा सा। जैसे इससे पहले मैंने बताया लास्ट नॉर्सन में 2300 रैंक थी, तो उनको इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उनको उससे बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन थी। इवन मुझे खुद अपने आप से ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। तो इस बार जब ये 14 रैंक आई तो मतलब रिजल्ट तो मैंने ही देखा था, तो मुझे तो बिलीव नहीं हुआ था। उनको बताया तो उन्होंने बोला 14 है, तो मतलब उन्होंने पहली बार, मतलब इससे पहले मेरे इतने सिलेक्शन हुए ना, मेरी मम्मी ने बोला रैंक तो कम है दीक्षा, बहुत कम है, तेरे को और पढ़ना पड़ेगा। हमेशा मतलब मम्मी ने ऐसे ही बोला, नहीं मतलब वो एग्री करती थी मैं मेहनत कर रही हूँ, बट इतना कहते हैं ना, इतना प्राउड फील तो तब नहीं होता होगा। बट इस बार मम्मी ने बोला हाँ, मतलब अब मुझे लग रहा है कि अगर पढ़ाई करनी चाहिए तो मतलब रिजल्ट आए तो ऐसा आना चाहिए। तो मतलब वो बहुत खुश हुई थी मम्मी पापा बहुत, क्योंकि पेरेंट्स भी थक जाते हैं ना। 2020 से मैं एग्जाम देती आ रही हूँ, वो हर बारी लेके जाते हैं, मुझे भी कहीं ना कहीं फील होता था कि मैं उनको ऐसे लेके जाती हूँ सेंटर पे, वो क्या फील करते होंगे। तो मतलब इस खुशी की ना कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब इसके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है, तो अपने आप में। तो ये मतलब लाइक ये सच बोल रहा हूँ, ये माहौल जो होता है ना, मतलब आप ये समझ लो बाकी सारे मोटिवेशंस को साइड में रख दो। ये जो थॉट होता है ना, लाइक जब आप सोचो, जब आप अपने पेरेंट्स को बताओगे ना कि हमारी ये रैंक आई है, ठीक है, आप पीछे रैंक लाओगे ना तब भी वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो, खुश तब भी होंगे, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसे टॉप रैंक में लाते हैं ना, लाइक जब वो होता है ना, एक प्राउड फील होता है, लाइक जब दुनिया के आगे ना वो ऐसे प्राउडली बोलते हैं कि लाइक हाँ हमारे बच्चे की रैंक आई है। एक होता है लाइक एक सिलेक्शन होना और एक होता है रैंक लाना। तो ये जो 14वीं रैंक की जो खुशी होती है ना, लाइक वो इन्होंने जैसे बताया, और इन्होंने जो बताया वो लाइक वो वर्ड्स में इन्होंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन वो एक्चुअल जो इन्होंने फील किया होगा उस टाइम पे, वो वर्ड्स में तो बताया ही नहीं जा सकता है ना। तो ये एक बहुत ही शानदार मूवमेंट होता है। 2-3 दिन तक नींद नहीं आती लोगों को, है ना। हाँ एग्जैक्टली, देखो जैसे ये बोल रहे कि ऐसा फील होता है लाइक पैरों तले जमीन खिसक रही हो, ऐसा ही होता है, ठीक है। मतलब आपको नींद नहीं आएगी। हाँ मुझे नींद नहीं आई थी उस दिन, तो मतलब बिल्कुल नींद नहीं आई थी उस दिन। क्या मुझे अगले दिन भी फील ये लग रहा था कि मेरी रैंक 14 आई है, मतलब मेरे को तो लगता था मैं जनरल कैटेगरी से, मेरा तो होना नहीं है। अगर हो भी गया तो मतलब मुश्किल लगता था कि दिल्ली तो मैं आ ही नहीं पाऊंगी। तो फिर ऐसा बिलीव कराना पड़ा अपने आप को, हाँ मेरी ही 14 है। अच्छा चलिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे है मेरा। देखो आप लोग जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, आप चिंता मत कीजिए, मैं मेरे इंटरव्यू के अंदर लाइक हर क्वेश्चन इन्वॉल्व कर दूंगा, ठीक है। जिस टाइम पे मैं बोलूंगा ना कि लाइक आप बता दो, आपका अगर कोई डाउट बच रहा है तो आप पूछो, जरूर जवाब देंगे आपके, ठीक है। अभी बस आप बहुत ध्यान से सुनिए, है ना, आपको बहुत मजा भी आ रहा होगा मेरे हिसाब से, आप स्टोरी क्योंकि इतनी मोटिवेटिंग है इनकी, है ना। तो चलिए, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया लास्ट ईयर आपकी रैंक आई थी 2300 कुछ, है ना, और इस बार 14 रैंक आई है। तो डिफरेंस क्या डिफरेंट किया आपने कि उस टाइम से और इस टाइम से, या प्रीवियस स्टडीज का आपके इस वाली स्टडीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो इसके बारे में कुछ बताइए। बल्कि इस बार तो आप आई थिंक वर्किंग भी थे एग्जाम टाइम पे, लाइक उस टाइम पे ज्वाइनिंग होने वाली थी आपकी, है ना, तो इतना फोकस मेरे हिसाब से नहीं हो पाता इंसान, है ना। तो प्रीवियस वाली प्रिपरेशन में और अब वाली प्रिपरेशन में क्या फर्क था, और दोनों में क्या इंटरकनेक्शन था? पहली बात तो ये है कि जो भी आप पढ़ रहे हो ना, मतलब पहले मैंने स्टार्टअप किया था अपनी थ्योरी पार्ट से, मतलब मुझे जो यहाँ पढ़ाया जाता था उसके नोट्स मैं बनाती थी अपने हाथ से, क्योंकि एक बार हम खुद बनाते हैं ना, तो वो एक मतलब एक बार अच्छे से फुल कॉन्शियस होकर पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रह जाते हैं। उसके बाद अब मैं अपने नोट्स खुद बनाती थी। सब बोलते हैं क्वेश्चंस करो, स्टार्टिंग से क्वेश्चन करो, मैं क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्या था कि थ्योरी पढ़ के कॉन्फिडेंस आता था। तो मैं अपनी थ्योरी सबसे पहले क्लियर करी 2-3 महीने। उसके बाद जब क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस आई तो करती थी मैं क्वेश्चन साइड बाय साइड, और मतलब जैसे मुझे बुक्स वगैरह से नहीं अच्छा लगता था तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर ली थी, तो उससे मेरे क्वेश्चंस काफ़ी हो जाते थे प्रैक्टिस। और थ्योरी मैं यही बोलूँगी, थ्योरी में पकड़ बनाओ, और ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, मतलब कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप छोड़ दोगे तो पुरानी चीज़ें भूल जाएंगी, और आप जो भी पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवीजन करना है। ये नहीं कि आज पढ़ा तो अब मैं उसको रिवाइज करूंगी 1 महीने बाद, नहीं, उसको मैं उसी हफ्ते के एंड में रिवाइज करती थी। मतलब मैंने मंडे पढ़ा तो संडे को वो चीज़ रिवाइज करनी है, और रिविजन का तो कोई नंबर ही नहीं है सर, मतलब कितनी बारी पढ़ा होगा एक एक सब्जेक्ट को, तो उसको बार बार रिवाइज करना। और इस साल मैंने क्या किया था कि मैंने वही थ्योरी दोबारा पढ़ी थी, मैंने कुछ अलग नहीं पढ़ा, जो मैंने लास्ट ईयर पढ़ा वही पढ़ा। बस ये कि थोड़ा कम टाइम में टाइम मिला तो ज़्यादा रिवीजन नहीं की, बट अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग की, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं बुक से और ज़्यादातर मैंने इस बार मैंने ज़्यादातर क्या किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को
फॉलो किया, मतलब सारी ज्यादा दिन की पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने से मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ध्यान दिया जो आ रखे हैं। तो इस बार मेरा मेजर पार्ट वही था। और जैसे मैंने अब मतलब कहते हैं ना कि आपकी नींव स्ट्रांग होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा कि आप जो भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, उसको एक तरह की बिलीव करके उसके नोट्स पे, उन फैकल्टी पे पढ़ो। ये नहीं कि आप हर जगह से पढ़ रहे हो। मतलब वो कहते हैं ना कि एक बुक को 100 बार पढ़ो, 100 बुक को 100 जगह पढ़ने से अच्छा। तो उसके बाद इंटीरियर, जैसे बिल्डिंग बनाते हो, उसकी नींव स्ट्रांग हो जाती है ना, उसके अंदर इंटीरियरली आप कुछ भी डाल सकते हो, तो फिर आप कहीं से भी मैटर देख सकते हो। बट मेन होता है कि आपका बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। तो इन्होंने जो बातें बताई उसके बेसिस पे मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जैसे ये देखो, इस वाला जो ये मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, ये क्वेश्चन के पीछे मेरा मेन मोटो था उन लोगों को मोटिवेट करने का कि जो लोगों का इस साल अभी रैंक पीछे रह गई। ठीक है, जैसे आपने अभी एक एग्जांपल हमारी कोचिंग का ही आपने जस्ट इससे पहले वाला इंटरव्यू देखा था कि 6000 रैंक से उस लड़की ने फर्स्ट रैंक लेकर के आए। ठीक है, जैसे इनकी स्टोरी है, इन्होंने 2300 रैंक से लेकर के 14 रैंक तक का सफर तय किया, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी इस साल तैयारी कम है, अगले साल आपकी तैयारी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आपका जिस साल आपने कोचिंग किया आपका हो सकता है उस साल सिलेक्शन ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोचिंग में चीजें अच्छी नहीं पढ़ी। दैट इज लाइक आप जब कोचिंग में पढ़ रहे हैं ना, जब आप कोचिंग में अपना आपको जब अपने को बूस्ट कर रहे होते हैं, दैट इज लाइक योर बेस, है ना। जैसे इन्होंने वर्ड यूज किया कि न्यू का पत्थर, तो आपको जो न्यू का पत्थर है ना, वो आपका कोचिंग ही रखता है वहां पे। ठीक है, बस आपको उसके आगे करना क्या होता है, आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी होती है कि आप यहां से भी पढ़ लेंगे, वहां से भी पढ़ लेंगे, इस बुक पढ़ लिया, उस बुक को पढ़ लिया, ये करने की जरूरत नहीं है। जिस कोचिंग में आपने फीस दी है ना इतनी सारी, उस फीस का यूटिलाइजेशन करो, क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं ना, आप 4 बुक पढ़ के जब वो कंक्लूजन निकालोगे ना, वो कंक्लूजन आपके टीचर ऑलरेडी 8 बुक पढ़ करके बना चुके होते हैं और वही आपको डिलीवर कर रहे होते हैं। तो जो आपने फीस दी ना, उसका यूटिलाइज करो। जो काम आपके टीचर कर रहे हैं आपके लिए, वो आप खुद मत करने बैठ जाओ कि आपने ये बुक पढ़ ली, वो बुक पढ़ ली। बस बिलीव रखो कि जो चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं ना, वो बेस्ट है। बस हमें उसी को बैक टू बैक रिवीजन करते रहना है। आज हमारी 6000 है, चाहे हमारी आज 2300 है, आज हमारी 2500 है, हमारी कुछ भी रैंक है, बट डेफिनेटली नेक्स्ट वाले एग्जाम में हमारी रैंक बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन आप अगर भटक जाते हैं इधर उधर चीजों में, इधर उधर की चीजें करने लगते हैं, तो वहां पे चांसेस डिक्रीज होने लगते हैं, है ना। जैसे लाइक होता ना कि लाइक एक हमारे बहुत बड़े बॉक्सर है, ठीक है, उनका एक डायलॉग था कि मैं मतलब ब्रूस ली का ना, कि मैं ज्यादा टेक्निक पे मतलब मैं ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। लाइक मैं 100 तरीके के पंच मारने से बेटर है कि एक पंच को इतनी बार 100 बार प्रैक्टिस कर लो कि वो एक पंच ही सब पर भारी पड़ जाए। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। चलिए, हाँ बिल्कुल ऐड कीजिए। और ना सर, आजकल मैंने देखा कि लोग ना क्वेश्चंस को रटते हैं, क्वेश्चंस को नहीं रटना। जब आप, मेरे को क्वेश्चंस में मजा ही नहीं आता था, एक कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था क्वेश्चन से, तो मैं क्या करती थी, अपनी थ्योरी अच्छी से पढ़ी है ना, तो फिर मैं क्वेश्चन निकालती थी, तो सॉल्व होते थे। शुरू में नहीं होते हैं, वो डिमोटिवेटिंग होता है, बट वो सॉल्व होते थे। और कई लोग सोचते हैं कि बुक्स से क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ बुक्स के क्वेश्चन कर लो, ऐसा मतलब मेरे को लगता था बुक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट एग्जाम दिए, बुक से क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट। बट ये है कि आप बुक से क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको उसका रैशनल तो पता होना चाहिए ना। मैं कितने अपने जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे उनको वो ही नहीं पता होता था, तो मेरे को उस चीज में लगता था कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसका रैशनल आपको पता होना चाहिए। रटना कुछ नहीं है, समझ के करोगे तो कुछ रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ये पॉइंट इन्होंने जो ऐड किया बहुत बढ़िया ऐड किया। बस जस्ट यही है, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, हमेशा से यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता था। जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आप शुरुआत करो तो सीधा एमसीक्यू से मत करो। सीधा से एमसीक्यू से करने से लाइक वो अंधी पढ़ाई बोलते हैं ना, जैसे कि वो अंधेरे में तीर मारने जैसा होता है। ठीक है, हाँ आपने 1-2 बार सिलेबस कर रखा है, उसके बाद आप लोग बेझिझक एमसीक्यूज निकालो, लेकिन पहले क्लियर योर थ्योरी। इवन मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो टेक्निक सबसे अच्छी मुझे लगती है, आप जब थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, उस थ्योरी के अंदर अपने आप से क्वेश्चन बनाने का ट्राई करो। जितने ज्यादा आप ट्राई करोगे ना एमसीक्यूज बनाने के, आपका माइंड उतना ही ज्यादा शार्प चलेगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होगा और आप बहुत अच्छा वहां पे क्या कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, जबर सर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, थैंक यू जबर सर। चलिए, तो अब देखिए जो मेरे लगभग क्वेश्चन थे वो आपसे कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, अब जो
जो कमेंट सेक्शन में देख पा रहा हूँ, ठीक है, जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं ना, वो मैंने चीजें पहले से ही आपके बिहाफ से रेडी करके रखी है, ठीक है। तो आपके जो बुक्स के डाउट हैं, ऑनलाइन लें ऑफलाइन लें, ये सब जो भी डाउट है ना, वो मैं अभी सब क्लियर करवाता हूँ। देखो, तो हम लोग जब भी तैयारी कर रहे होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स और अभी देख रहे हैं जो लोग ये तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये एक बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजों में इनको ऐसे कंफ्यूजन रहता है, ये वाला या ये वाला। तो वो मैंने कुछ कंक्लूजन निकाल के कुछ चीजें रखी हैं कि ये रखना है या फिर ये रखना है, या कौन सा बेटर है, या किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा बेटर है। तो मेरा सबसे पहला जो कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट जिसमें सबसे ज्यादा सबको देखने को मिलता है, ऑनलाइन कोचिंग बेटर है या ऑफलाइन? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। देखो, दोनों कोचिंग बेटर है, डिपेंड करता है आपका नेचर कैसा है, आप कैसे हो। आप अगर बहुत आपको अपना टाइम सेव करना है तो आप ऑनलाइन में जाओ, और आपको लगता है कि भाई मैं घर बैठ के नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं बैठूंगा कैमरे के आगे और मैं सो जाऊंगा, तो वो तो फिर कोई फायदा नहीं है ना उस चीज में ऑनलाइन लेने का। अगर आपको पढ़ना ही है तो फिर पूरा अच्छे से पढ़ो ना। मतलब ऑनलाइन में मुझे लगता था मेरा टाइम सेव हो रहा है, मुझे रिकॉर्डेड सेशन मिल रहे थे, तो मैं क्या करती थी, मैंने एक बार क्लास ले ली, मुझे समझ नहीं आई या आ भी गई, नोट्स बना लिए, उसके बाद 10 दिन बाद भूल गई कि क्या पढ़ाया था इसमें, तो मैं वो ऑनलाइन सेशन दोबारा देख लेती थी रिकॉर्डेड का। तो मुझे मेरे लिए तो ऑनलाइन ज्यादा बेनिफिटेड मेरे को लगा। बाकी यही बोलूंगी कि आपका नेचर कैसा है, आप घर बैठ के नहीं पढ़ सकते, आपको चाहिए कि कोई आपको फोर्स करे, या आपको एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ना चाहते हो, या अकेले नहीं पढ़ सकते, क्योंकि घर पे तो ऐसा होता है कि आपके साथ मतलब 10 लोग या आपके और फ्रेंड्स नहीं होंगे, आपको अकेले ही बैठना है, अकेले ही पढ़ना है। बट ये कि मेरे साथ ये था कि मेरे फ्रेंड्स थे, मैं ऑनलाइन उनसे डिस्कस करती थी, और अगर मैं डिमोटिवेट भी होती थी तो मैं उनको फोन करती थी। तो मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने जो बाद में बने थे, जिन्होंने मेरे को इसके लिए सपोर्ट किया था, तो उनका बहुत सपोर्ट था, तो मेरे को तो ऑनलाइन बेटर थी। ठीक है, बिल्कुल। कोचिंग का देखो कंफ्यूजन, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो जो इनका व्यू था वो इन्होंने शेयर किया, और इन्होंने बहुत एक अच्छी बात बोली है कि इट्स डिपेंड ऑन योर नेचर, ठीक है। मैं भी आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके नेचर पे ही डिपेंड करता है आप ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले। देखिए, अगर आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन्ड हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आप बेझिझक ऑनलाइन की तरफ जा सकते हैं। आप स्लो लर्नर लगता है आपको, लाइक हमको थोड़ा लर्निंग में थोड़ा सा इश्यू आता है, ठीक है, हमें धीरे धीरे समझ में आता है, तो भी आप ऑनलाइन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस कोई ज्यादा नहीं होता। लेकिन आप अगर एक डिसिप्लिन्ड बंदे नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन में कभी सिलेबस कवर ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप उसको, क्योंकि आपके पास तो एक सेफ साइड है, आपका कंफर्ट जोन है, क्या रिकॉर्डेड क्लास पढ़ी है, कोई ना, बाद में देख लेंगे, और बाद कभी जिंदगी में आता ही नहीं है। लेकिन हाँ, आप इतने ज्यादा मोटिवेटेड, इतने डिसिप्लिन है कि नहीं, आज की क्लास देखनी है, मतलब देखनी है, चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, क्लास देखनी है, मतलब देखनी है। तो आपके लिए ऑनलाइन से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। और ऑफलाइन के अपने फायदे हैं, क्योंकि ऑफलाइन में आप फिजिकली बैठे होते हैं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन ले चाहे ऑफलाइन ले, लाइफ में डिसिप्लिन जरूरी है। ऑफलाइन आपको जबरदस्ती डिसिप्लिन बना देगा, आपके टीचर आपको डिसिप्लिन बना देंगे, क्योंकि जब वो बैठे होंगे ना वहां पे, तो वो क्या करेंगे, वो आपको पूरा टॉर्चर करेंगे, ठीक है। वो आपको ऐसे सोने नहीं देंगे, ठीक है। क्लास ऑनलाइन में तो सो जाओगे कि हाँ चलो ठीक है यार, नींद आ रही है, सो गए। ऑफलाइन में कोई नहीं सोने देगा, जाओगे मुंह धो करके वापस बैठना पड़ेगा, जो करना है वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन जो था वो आपने पहले भी क्लियर कर दिया वैसे, कि थ्योरी वर्सेज एमसीक्यू। तो आई थिंक ये क्वेश्चन मैं स्किप करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने बता दिया थ्योरी और एमसीक्यू का क्या रोल है। बिल्कुल आप फ्रेश ही हैं, तो आप थ्योरी बिल्कुल पहले पढ़े और एमसीक्यू उसके बाद में सॉल्व करें। सिर्फ एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा और ना सिर्फ थ्योरी से काम चलेगा, दोनों का कोऑर्डिनेशन बना के रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसके अलावा मैं आप लोगों को इस पॉइंट में ना एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ठीक है, मेरी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, कि आपका जो पैटर्न होना चाहिए पढ़ने का, इसके अंदर आप लोगों का आप 3 चीजों पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले थ्योरी रीड कीजिए, रीड करने के बाद उससे मैक्सिमम रिवाइज कीजिए और फिर उसे रिटेन करिए। RRR है ना, रीड, रिवीजन एंड रिटेन। कितना आपके अंदर रिटेन रह गया, उसको बुक बंद करके उसको एनालाइज कीजिए, एमसीक्यू बनाइए, फिर एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, कोई इशू नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है, बुक्स ज्यादा बेटर है पढ़ने के लिए या नोट्स ज्यादा बेटर है? मैंने बोला मुझे बुक्स में इंटरेस्ट नहीं आता था, तो मेरे लिए तो नोट्स बेटर थे, क्योंकि अगर मैं कुछ बुक्स ऐसा नहीं है मैंने बुक्स पढ़ी ही नहीं है, बुक्स भी पढ़ी हैं। जैसे आप कुछ बुक्स में पढ़ रहे हो, न्यू पॉइंट्स मिलते थे, क्योंकि न्यू पॉइंट्स मिलते थे, वो मैं अपने नोट्स में ऐड ऑन करती थी कि मेरे को दोबारा बुक खोलनी ना पड़े। तो मेरे लिए तो नोट्स बेटर थे। और बुक्स में भी आपको मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोचिंग में मतलब आप पढ़ रहे हो तो मतलब सब कुछ नहीं हो पाता ना कवर, कुछ मेहनत आपको खुद से भी करनी है, सब कुछ तो स्पून फीड नहीं कराया जाएगा। तो वो चीज़ें मैं
मैं वहां से देख लिया करती थी, मुझे कहीं से भी कंटेंट मिलता था मैं देख लेती थी और अपने नोट्स में लिखती थी। तो मैंने सारी प्रिपरेशन नोट्स से ही की है, और बस एंड में मैंने एमसीक्यू के लिए बुक्स प्रेफर की थी, जैसे कि मैंने टारगेट हाई और पीआर यादव ही की थी ज़्यादातर। और बाकी मैंने बताया मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, तो उससे मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, बुक्स के भी मैक्सिमम हो गए थे और जो एक्स्ट्रा होते वो भी हो गए थे। अच्छा, हाँ, तो बुक्स और नोट्स में यही होता है, मेरे हिसाब से भी यही बात सही है कि अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको नोट्स ही पढ़ने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने नोट्स पे मेहनत की, अपने हाथों से लिखे, तो बिल्कुल नोट्स पढ़े। हाँ, साइड बाय साइड आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप बुक्स को सेकंड प्रायोरिटी पे दे सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये है कि अगर आप बुक चाहेंगे तो आपने कौन कौन सी बुक प्रिफर करी, और आप कौन सी बुक्स एडवाइस करना चाहेंगे कि आपको ये बुक्स एटलीस्ट पढ़नी चाहिए? स्टार्टअप बेसिक से करना है, पीआर यादव बेस्ट है मेरे को लगती थी, क्योंकि वो मैंने पूरी कंप्लीट करी थी पीआर यादव। तो उसके बाद आपको जाना है और हायर पे, तो टारगेट हाई कर सकते हो, टारगेट हाई भी अच्छा है, टारगेट हाई बहुत अच्छा है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे उसमें लेटेस्ट सारे। और थर्ड बुक सॉन्डर्स, जिसमें मैंने सिर्फ मेड सर्च पार्ट पढ़ा था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, उधर का क्वेश्चंस भी और उसका थ्योरी कंटेंट भी। तो मैंने ये 3 बुक्स रेफर करी थी और मैं ये 3 करनी चाहूंगी, क्योंकि ये इनफ है, आपने नोट्स कर लिए और ये कर लिया तो बहुत मोर देन इनफ है एक नर्सिंग एग्जाम क्रैक करने के लिए। जी बिल्कुल। तो बुक्स के जो आप लोगों के बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चन थे कि बुक्स के बारे में बता दो, बुक्स कौन कौन सी। तो बुक्स वही है, देखो, नोट्स पढ़ रहे हो तो बेस्ट है, पहले सबसे पहले नोट्स पढ़ो, फिर आप बुक पढ़ना चाहते हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, आप बिगिनर हैं प्रिपरेशन के अंदर, तो आप स्टार्ट करें किसके साथ में, पीआर यादव के साथ में स्टार्ट करें। पीआर यादव एमसीक्यू नहीं, थ्योरी वाली, ठीक है, दोनों ही करनी है वैसे तो, पर स्टार्ट करें थ्योरी के साथ में, फिर आपको और थोड़ा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो आप टारगेट हाई की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हाई में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है उस बुक का। देन और अच्छा आपको चाहिए, और ज्यादा आपको अपना लेवल डीप लेकर के जाना है, देन यू कैन गो फॉर द एनक्लेक्स। आई थिंक सॉन्डर्स एनक्लेक्स इज बेटर, है ना, जिसमें थ्योरी भी बहुत अच्छी है और एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं, जैसे कि एम्स एग्जाम में इस बार भी आए हैं और रिपीटेडली आते रहते हैं। चलिए, हाँ बिल्कुल। और ना मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लें, मॉसबी और इससे भी बड़ी लिपिन कोट, पर ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम बहुत बेसिक से आता है, तो वो बेसिक क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो आपको अपना क्या करना है, बेसिक पे पकड़ बनानी है, बेसिक क्वेश्चन। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, नॉर्थ 22 में पीआर यादव का ही एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा पता नहीं एग्जाम प्रेशर था या क्या था, तो मैं उधर वो एक सिंपल क्वेश्चन जो कि सभी ठीक करके आए होंगे, मैंने ऐसे वो बेसिक क्वेश्चन वहां गलत करे थे। तो इस वाले नॉर्सेट में मैंने यही ध्यान दिया था कि मैं अपने बेसिक पे ज्यादा फोकस रखूं, रादर देन बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा। ठीक है, बिल्कुल। तो यही है कि हम बेसिक पे हमें फोकस करना है, क्योंकि हम बेसिक क्वेश्चन गलत कर दे तो हमारी रैंक ऑटोमेटिकली पीछे चली जाती है, ठीक है। तो बेसिक पे ध्यान देना, जो कि इन्होंने बिल्कुल ध्यान दिया इस साल, और इसका फायदा भी इनको मिल गया बेसिक क्लियर करने का, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता ही रहता है, इसमें भी अभी हो ही रहा होगा, कितने घंटे पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ा, या क्या कैसे, वो बता दीजिए, घंटे कितने पढ़े ये? सर घंटे मैंने कभी गिने नहीं, सही में मैंने नहीं गिने। अगर मैं उठ रही हूँ तो मैं पढ़ ही रही थी, और अगर मैं उठी हूँ मैं पढ़ रही हूँ, मैं खाना खाते वक्त भी ना यूट्यूब में वीडियोस देखती थी, और मैंने घंटे कभी नहीं गिने। अगर रात में मैं अगर जल्दी भी सो रही हूँ और मेरी रात को 2-3 बजे भी 4 बजे भी आँख खुल रही है, तब भी मैं उठ के पढ़ती थी, क्योंकि उस टाइम ना एक भूत सवार था कि करना है भाई, अब सिलेक्शन लेना, आप पीछे तो जा नहीं सकते, आगे जाना ही है। तो मैंने घंटे कभी नहीं गिने, तो मैं नहीं बता सकती। ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी वजह से पूछा गया था, वरना मैं ये क्वेश्चन कभी किसी से नहीं पूछता, क्योंकि मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू यही है और सबका यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। जब आप एक चीज कर रहे हैं, आप जब पढ़ाई कर रहे हैं ना, जब आपके पास और कोई काम नहीं, तो फिर आप क्यों घंटे काउंट कर रहे हैं? क्या ऐसी मजबूरी पड़ी कि 5 घंटे पढ़ेंगे? 5 घंटे पढ़ सकते हो तो 5 घंटे पढ़ लो, किसी दिन 10 घंटे पढ़ सकते हो तो 10 घंटे पढ़ो, जिस दिन नहीं पढ़ सकते उस दिन मत पढ़ो, क्योंकि लाइफ का हर एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाई चांस किसी दोस्त का बर्थडे है तो वहां चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक दिन आपके दोस्त के बर्थडे पे चले जाने से, है ना। उस दिन 1 घंटे भी पढ़ लिए तो भी चलेगा। तो घंटे मत काउंट करो, जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो अपनी ईमानदारी के साथ पढ़ो, दैट्स इट। सर एक चीज, हाँ, और जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो फिर मैं ये क्यों सोचूं मैं कितने घंटे पढूं, मैंने जॉब छोड़ी इसलिए थी कि मैं पढूं, तो मैंने इस चीज कभी नहीं सोची। और सर ने जैसे बोला कि जाना चाहिए बर्थडे पे, तो मैं जाती थी, ऐसे नहीं है मैं बंद होके घर में बैठ गई थी, मैं तो जाती थी वीकेंड्स में। और जब मेरा मन नहीं करता था तो मैं नहीं भी पढ़ पाती थी, क्योंकि उस टाइम पे आप खुद ही नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपका मन है पढ़ने का तो आप बहुत सारा पढ़ लोगे, नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाओगे। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी मुझे दिखाई दे रहा है जो कि काफी लोगों का होता है, पर डे कितने एमसीक्यू सॉल्व करते थे? मैंने एमसीक्यू बहुत कम करे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कम। मैंने स्टार्टिंग में अपनी थ्योरी कवर की थी, एंड के 1 मंथ जब आ गया था उसमें एमसीक्यू करती थी,
मैंने गिने नहीं, मैं सिस्टम वाइज कर लेती थी। अगर मैंने कोई मेड सर्च का सिस्टम है, क्योंकि आप इतनी बार रिवीजन कर चुके होते हो, एंड तक आप रिवीजन जल्दी कर लेते हो, तो मैंने थ्योरी तो कभी छोड़ी नहीं, मैं एंड डेट तक थ्योरी भी रिवाइज की है। तो मैं अगर मैंने मेड सर्च का कोई रिवीजन किया है सिस्टम का, उसके बाद मैं वो सिस्टम के जितने क्वेश्चन थे पीआर यादव में, मैं वो कर लेती थी। ऐसे मैंने क्वेश्चन कभी काउंट नहीं किए। अच्छा, फिर भी एक नंबर, फिर भी एवरेज क्या? हाँ, एवरेज में 150, अराउंड 150 to 200, उससे ज्यादा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन करने से अच्छा है कम क्वेश्चन करो बट उसको रिटेन रखो। अच्छा, बिल्कुल। इन्होंने बताया जैसे कि 150 करते थे, वो देखो वो सबका पर्सनल व्यू है, मेरे हिसाब से सबकी पर्सनल स्पीड है, कोई जल्दी करता है, कोई कम करता है। करो जितना भी, लेकिन करो अच्छे से, मतलब सॉलिड होना चाहिए, सॉल्यूशन बहुत अच्छे से करोगे तो आप 100 को, मेरे हिसाब से 100 क्वेश्चन भी डेली करोगे ना तो अभी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जब शुरुआत से 100 क्वेश्चन करोगे तो एंड में आते तो आपको क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना स्ट्रांग हो जाओगे। चलिए, तो ये मेरे कुछ क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे हैं मैंने। इसके बाद में आपसे चलिए थोड़ा एक काम करते हैं, इनको बाद में टाइम देंगे क्वेश्चन के लिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन और है कि आपकी ओवरऑल जो देखा जाए कि जो 2 साल से आप सिलेक्शन पे सिलेक्शन लिए जा रहे हैं, इसमें किसका मेन कंट्रीब्यूशन है, किसका मेन रोल है? आपके पेरेंट्स का, कोचिंग का, आपके दोस्तों का, उन सब के बारे में आप बता सकते हैं। और ये ओवरऑल सक्सेस आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? ये ओवरऑल सक्सेस मैं सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को करूंगी और अपने गॉड को करूंगी, क्योंकि उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। और उसके बाद मेरे टीचर्स, जहाँ से मेरे को इतनी नॉलेज गेन हुई, मैंने अपने कंसेप्ट क्लियर करे, और जब मैं डीमोटिवेट हुई हूँ उन्होंने मेरे को इतना गाइड किया। सर आपको तो पता है मैंने कितनी बार कॉल करती थी, सबको करती थी, सर को क्या, मैं तो किसी को भी कर देती थी। और उसके बाद जो मेरे फ्रेंड्स, मतलब बहुत सारे तो नहीं थी, फ्रेंड्स क्या ही बोलूँ, सिर्फ 1-2, तो लाइक मेरा फ्रेंड था जुबेर, उसको मैंने बहुत मतलब बहुत परेशान किया, और मेरी फ्रेंड अलका, तो ये दोनों थे, उनको मैं सारी मतलब सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन रहा मेरे साथ, हाँ, डेडिकेट। जिन लोगों का, ऑब्वियस बात है, देखो सबसे पहली बात तो बहुत अच्छी बात है, अपने पेरेंट्स सबसे प्राइमरी वही होते हैं। हम पढ़ाई किए ना, इसका एक मतलब आप पेरेंट्स को जितना आप कंट्रीब्यूशन, मतलब उनको जितना डेडिकेशन दो वो कम है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो किया है लाइक वो कोई नहीं कर सकता। देन उसके बाद कोचिंग का इनके काफ़ी रोल था, आपके टीचर्स ने आपकी काफ़ी हेल्प की। ठीक है, जैसा कि आपके हर टीचर्स करते हैं। उसके अलावा आपके दोस्तों ने भी बहुत हेल्प किया, बहुत खुशकिस्मत हो आपके प्रिपरेशन में दोस्तों ने हेल्प किया। मोटिवेशन के सोर्स भी वही थे, और ऑटोमेटिकली तो दोनों ने मोटिवेट ही किया, उन लोगों ने भी मोटिवेट ही किया जिन्होंने सपोर्ट किया। बिल्कुल डिच किया, उन्होंने भी मोटिवेट किया, और जिन्होंने सपोर्ट किया वो भी मोटिवेट ही किया। बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये हमने इनसे बात कर ली है। उसके बाद एक और आपकी तरफ से ऐसी क्या चीज, एक एडवाइस इन सभी जो व्यूअर्स हमारे, इनको देना चाहोगे कि ये चीज आपको जरूर नई चीज करनी चाहिए? आपको पता होगा पैटर्न के सब लोग क्या फॉलो करते हैं, तो आपको ऐसा कुछ नया ऐड करना चाहिए। आप ये चीज एक ऐड कर सकते हैं, और एक इस चीज को डिडक्ट कर दीजिए इस चीज में कि हाँ, इस चीज को आप हटा सकते हैं। ऐसा कुछ आप एडवाइस करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। मतलब मैंने बोला कि मैंने क्वेश्चन नहीं करे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि मेरे को उससे कुछ नुकसान हुआ है, बट मैं ये कहूँगी क्वेश्चन प्रैक्टिस साइड बाय साइड करो। मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं करनी, साथ में आप एक टेस्ट सीरीज भी ले लो, वो अच्छा रहता है। मतलब अगर जैसे मैंने क्वेश्चन नहीं करे थे तो मैं वहाँ डेली 200 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रही थी ना। और लोग सोचते हैं हम एंड में करेंगे, वो ज्वाइन एंड नहीं करनी है, वो स्टार्टिंग के 2-3 महीने पहले ही मैंने तो ज्वाइन कर लिया था, तो वहीं से स्टार्टअप करो। और मैं तो ये कहूँगी रिवीजन रिवीजन रिवीजन, उसके अलावा कोई सोर्स ही नहीं है सिलेक्शन लेने का, ना कोई शॉर्टकट है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिवाइज करो, यही है मेरा। और क्या नहीं करना है ये बता दीजिए, कोई क्या गलती नहीं मिस्टेक करना जो है? कॉमन सब लोग कर रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मिस्टेक कर रहे हैं, मैंने भी की है? मैंने बोला ना, मैंने क्वेश्चंस नहीं करे, ये और आपकी एक हाँ मिस्टेक्स बिल्कुल थी। ठीक है। और एंड मोमेंट पे जो वो प्रेशर होता है ना एग्जाम से पहले, वो नहीं लेना है। मतलब आपने मेहनत की है ना, तो आप सक्सीड करोगे। मेरा मानना है कि जिस बंदे ने मेहनत की है उसको मिलेगा, उतना मिलेगा, जितनी की है उसको उतना मिलेगा। क्योंकि लास्ट ईयर मेरे को लगा मेरा रैंक पीछे जाने का रीजन ये भी था कि मैं इतना प्रेशराइज हो गई थी, मैं एक दिन पहले रोने लग गई थी, जबकि एग्जाम भी नहीं हुआ था, तब भी मैं रो रही थी, पता नहीं क्यों। और एग्जाम पे इतना प्रेशराइज हो गई थी, तो मुझे वो लगा था रीजन, कभी प्रेशराइज मत हो, बस मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो फल आएगा। मतलब आज नहीं तो कल तो जरूर ही आएगा। मतलब उस टाइम हमें लगता है कि हमें नहीं मिल रहा, बाद में जरूर मिलता है। और इस साल मैंने यही किया था कि मैं थोड़ा एग्जाम से पहले पैनिक नहीं हुई, अपने आप को समझाया नहीं पैनिक नहीं होना है। तो मेरे को लगा, एग्जाम देने के बाद मुझे लगा था कि हो जाएगा शायद, ऐसा फीलिंग कभी नहीं आया कि नहीं होगा, पिछली बार मुझे ऐसा लगा था।
बिल्कुल, बहुत अच्छी एडवाइस दी इन्होंने। लाइक जो नहीं करना वो इन्होंने जो बताया बहुत अच्छा है। कभी भी पैनिक नहीं होना है चीज़ों को लेकर के। लाइक पैसेंस के साथ में बस कंटिन्यूटी के साथ बने रहो। आज नहीं हुआ कल जरूर होगा और डेफिनेटली होगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रख करके मोटिवेट होकर के करते रहो, क्योंकि जो लोग छोड़ देंगे ना, जो गिव अप कर देंगे ना, उनको नहीं मिलेगा कुछ। ठीक है, लेकिन जिन्होंने इस चीज को यूज किया, लाइक क्योंकि आपने जो मेहनत की ना, चलो सिलेक्शन नहीं हुआ जाने दो, बट एफर्ट तो लगाए थे ना, उस एफर्ट को वेस्ट मत होने दो, उसी के साथ कंटिन्यूटी में बने रहो और नेक्स्ट एग्जाम में फोड़ दो। ठीक है, तो ये इनकी तरफ से एडवाइस थी। मेरी तरफ से भी अभी जो मैंने आपको बोला वही एडवाइस है। मेरी तो एक ही गुरु मंत्र है, लाइक मेरा तो एक ही मंत्र रहता है हमेशा से, लाइक कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। क्योंकि मैंने फील किया है जब मैं सिलेक्ट हो गया, तो आप 7 दिन छोड़िए, आप 5 दिन भी अगर आप अपनी पढ़ाई से डिस्कनेक्ट हो गए बिना सिलेक्शन होने से पहले, मेरा हुआ सिलेक्शन के बाद में, या इन्होंने भी अभी पढ़ाई छोड़ दी होगी, तो अब इनसे पूछो, अभी इनकी सिचुएशन बड़ी बुरी हो गई होगी। मैंने तो लास्ट नॉर्सेट के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे लगा था मुझे मिल गया जम्मू, न्यू एम्स है, वहीं सेटल हो जाऊंगी। फिर इस साल मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी, सर ने पहले बोला मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी, तो मैंने मतलब लेट ज्वाइन करके सोचा चलो 1 महीना दे देती हूँ, और बस एंड के जो जब डिक्लेयर हुआ 3 जून को एग्जाम है, तभी जो पढ़ा है, और लास्ट नॉर्सेट के बीच में, नॉर्सेट के 2 महीने से पहले कुछ नहीं पढ़ा था, और अभी तो बिल्कुल ही छोड़ दी है। हाँ, और फिर छोड़ दो तो फिर आप सही में 5 दिन छोड़ दोगे ना, तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, चाहे आपने उसको पहले 10 बार पढ़ रखा हो। बिल्कुल, यही है, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए जब तक कि सिलेक्शन ना रहे। एक लाइन है, लाइक मीन्स 2 चीजें होती है ना, लाइक या तो बिल्कुल भी मत करो, या फिर पूरा एफर्ट लगा दो। लाइक होता है ना, कोट है कि जान लगा दो या फिर जाने दो। ये एक अपने माइंड में रख करके मेहनत करो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दीक्षा मिनोचा जी, आपने अपने एक्सपीरियंस इतने ज्यादा शेयर किए सभी लोगों के साथ, और आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे इनके ओपिनियन, और आप लोग उन्हें फॉलो करके जरूर जो चीजें आपको अच्छी लगी आप उन्हें अपनी लाइफ में उतारना चाहेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो सेशन है, हम जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ। आप लोगों के क्या अगर आपका अभी कोई क्वेश्चन बच रहा है तो आप वो पूछ सकते हैं इनसे, या मेरे से, जो भी आप उनसे पूछ सकते हैं ना। लाइक मैं अब हम आपके कमेंट पढ़ेंगे बिल्कुल। जो अभी मुझे लास्ट मैसेज, फटाफट अब आप कमेंट कर सकते हैं ना। लाइक रिवीजन से सक्सेस मिलेगी को इफेक्टिवली कैसे करें? हाँ बिल्कुल, रिवीजन से सक्सेस मिलेगी। इफेक्टिव करने का तरीका यही है आप लोगों का, नंबर्स, जितनी ज्यादा नंबर्स कर सकते हो दैट इज द इफेक्टिवनेस। रिवीजन का सिंपल ही फंडा होता है, जितने नंबर इंक्रीज करते जाओगे उतना ही बेटर होता जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेरा वैसे ये 4th अटेम्प्ट था, बट जो मैंने नॉर्सेट 20 और 21 में दिया था वो मैंने पढ़ा नहीं था, तो मेरे को मतलब ये वैसे तो 4th था, बट 2021 में मैंने कुछ पढ़ के एग्जाम नहीं दिए थे। हाँ बिल्कुल, एक 4th अटेम्प्ट था ये इनका, जिसमें इनकी 14th रैंक आई है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो नीचे लाइन लिखी हुई बैक टू बैक 12 सिलेक्शन, तो उससे पहले सिलेक्शन होते गए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सिलेक्शन बहुत सारे हुए। इवन जो इन्होंने सीरियसली पढ़ाई करके लास्ट नॉर्सेट दिया, उसमें भी इन्होंने सिलेक्शन लिया है। जम्मू एम्स में शी इज वर्किंग राइट नाउ ना, तो ये जम्मू एम्स में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, और अब इस बार इनका बहुत अच्छी रैंक के साथ हो गया। चलिए, हाँ, क्वेश्चन कितने अटेंड किए थे आपने? मैंने 174 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ओके, तो इन्होंने क्वेश्चन जो अटेंड किए थे वो 174, एक बहुत अच्छा और एक एवरेज नंबर था, बहुत ही बढ़िया। उसके अलावा एनक्लेक्स का देखो, कोई भी एडिशन पढ़ लो, 7th है तो 7th पढ़ लो, 8th तो 8th पढ़ लो, उसमें एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैम कितने कम टाइम में नेक्स्ट नॉर्सेट में कैसे सिलेक्शन लीजिए, आपके लिए क्वेश्चन है। इतने कम टाइम में देखो, फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम सारा कंटेंट नहीं पढ़ सकते, उसमें जो मेन टॉपिक रहते हैं ना हमारे, उस कंटेंट पे फोकस रखो। तो मैंने इस नॉर्सेट में, जैसे मेरे पास कम टाइम था, मैंने पिछली बार तो टाइम था, इस बार मैंने क्या किया था, मेन टॉपिक पढ़ लिए थे, और मैंने बोला ना, मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं किए, मैंने PYQs पे ध्यान दिया, और मुझे इस पेपर में लगा था कि प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चन आए थे, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहे थे मुझे, जैसे कि OBG में गायनी वगैरह, ये सब, मतलब जो आपको लगता है नहीं है इंपॉर्टेंट वो मत करो कम टाइम के लिए। तो यही है कि आप जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दो। चलिए बिल्कुल, इनके एडवाइस आप जरूर फॉलो करेंगे और नेक्स्ट नोट सेट में आप बढ़िया। और एक क्वेश्चन जो मेरे को बार बार देखने को मिल रहा है, पूछना चाह रहे, वो लोग पूछ रहे हैं कि नेगेटिव कितना हुआ आपका? अगर हाँ, नेगेटिव मेरे अराउंड, मैंने देखा था तो मेरे अराउंड 39 क्वेश्चन नेगेटिव में थे। जितना मेरे टेस्ट सीरीज में था, जाते थे नेगेटिव, मेरे उतना वहां पे भी उतना ही मेंटेन था।
बिल्कुल, देखो 39 क्वेश्चन बहुत ही कम इस पेपर में, लाइक ये बहुत ही मतलब बहुत कम नेगेटिव है। अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो ये तो बहुत कम है और बहुत अच्छा, और आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो रैंक दिख रही है वो इसी का नतीजा है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, प्रीवियस ईयर पेपर टारगेट हाई में दीपक जी, उसके अलावा एक क्वेश्चन था मुझे जो अच्छा लगा था, वो कहाँ चला गया? चला गया। ये इसका क्वेश्चन आप इंटरव्यू आप अगर शायद मुकेश चौधरी जी आप शायद शुरू से नहीं एड हुए, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया। प्रीवियस में जाके देखिए, लाइक पहले थ्योरी करें, अगर थ्योरी में कोचिंग कर रहे हैं तो पहले नोट्स पढ़ें एंड नोट्स के बाद में आप एमसीक्यू करें। तो लगभग जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, आपने सभी क्वेश्चन जो पूछे वो सभी क्लियर हो गए। ठीक है, तो वो सभी आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से 1 सेकंड के लिए आप इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी है आप देखिए मैसेज और आप इनकी रिप्लाई कीजिए। ठीक है, 1 सेकंड में। हाँ, टारगेट हाई में लास्ट में जो पेपर है वो तो करने ही है, मैंने तो उन्हीं को ही किया था ज्यादातर। अटेम्प्ट में बता चुकी हूँ, मेरा 4th अटेम्प्ट था। टेस्ट सीरीज आप कहीं से भी ले सकते हो, ऐसे बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, कहीं से भी ले सकते हो, जो उनसे आपको अच्छी लगे। बिल्कुल, टेस्ट सीरीज बिल्कुल आप नर्सिंग एक्सपर्ट की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है, आप वो ले सकते हैं। इवन आप लोग नया बैच स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट नॉर्थ सेट के लिए, है ना, उसके लिए भी इनरोल कर सकते हैं। क्रैश कोर्स है, 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आपके जो सितंबर का नॉर्थ सेट है उसको ध्यान में रखते हुए चलिए, तो इसी के साथ हम हमारा सेशन आज एंड करेंगे, और इनको हम बिल्कुल एक बुके दे करके यहाँ पर आने के लिए थैंक्स भी बोलेंगे। और पहले तो ये मोमेंटो, ठीक है, एंड यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और कॉन्ग्रेचुलेशंस आगे के लाइफ के लिए भी, बहुत अच्छा करें आप फ्यूचर में भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी हमारी जो भी एडवाइस वगैरह होंगी हम लोग फिर मिलते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द एक और टॉपर की कहानी के साथ। थैंक यू।